चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज सेकंड चैप्टर में। ठीक है, देखो आपको ना पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, यही है सेकंड चैप्टर। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार देख लो, आपके एग्जाम में अगर सेकंड चैप्टर से कुछ आएगा तो बस यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, दिस इज अ सिंगल स्क्रीन जहां पे मैंने पूरा चैप्टर डाल दिया। आप बस इसको 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 ध्यान मत देना, इसके लिए कुछ स्लाइड्स लगेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका चैप्टर इतना ही है। चलो, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक ही बात है। ठीक है, मतलब अभी आपको बताएंगे हम कि मैनेजमेंट के वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये समझ लिया ना कि मैनेजमेंट कोई आदमी नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। अरे पहला वाला वीडियो ध्यान देना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मैं कोई मीनिंग नहीं बता रहा, मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आखिर ये किस कंसेप्ट पे इसका प्रिंसिपल बेस है। ये कहता है इट इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ओए, सुबह तुम उठ के क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें स्कूल जाने के बाद एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, एक गेस्चर फॉलो करना पड़ता है, एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही आप घर में क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो किसी कंपनी का तो आपको एक जनरल गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर्स के लिए। डन, तो ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। इट इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, अगर आपके एग्जाम में केस स्टडीज आएगी तो वो इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेगा, आपसे कैसे पूछेगा। वो कहेगा कि ए कंपनी और बी कंपनी, ए कंपनी अपने यहाँ के लोगों को एक्सपीरियंस से प्रमोशन देती है, डन। लेकिन बी कंपनी क्या करती है, अपने यहाँ पे लोगों को एजुकेशन के बेसिस पे प्रमोशन देती है। मतलब मान लेते हैं ए और बी दोनों कंपनी में एक आदमी काम कर रहा है अलग अलग, लेकिन एक की क्वालिफिकेशन ज्यादा, एक की क्वालिफिकेशन कम है। ठीक है, ए कंपनी में काम करने वाले की क्वालिफिकेशन कम है, बी कंपनी में काम करने वाले आदमी की क्वालिफिकेशन ज्यादा है। तो हो सकता है क्योंकि बी कंपनी क्वालिफिकेशन को फॉलो करती है तो वो उसको प्रमोशन दे दे और इसको शायद एक्सपीरियंस का वेट करना पड़े। तो ये वैसे ही प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, समझ में आया। लेकिन चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तब वो बात हमें और ज्यादा समझ में आएगी। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है। देखो यहाँ पे ना 7 नेचर है इसके। ठीक है, मेरा पहला काम रहेगा कि आपको मैं हेडिंग याद करा दूं। ठीक है, सबसे पहला इसका नेचर कैसा है? सर ये यूनिवर्सल है। अभी मुझे समझ में आया यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह फॉलो होता है सेम तरह। दूसरा जनरल गाइडलाइंस है, मुझे यहाँ पे कंसेप्ट से पता चला था कि जनरल गाइडलाइंस है मतलब कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। क्या फर्क हुआ स्पेसिफिक गाइडलाइन और जनरल गाइडलाइंस में? स्पेसिफिक, मुझे वो लड़की पसंद है, दिस इज स्पेसिफिक, मुझे लड़कियां पसंद है। ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, मुझे भगवान पसंद है, मुझे सारे भगवान पसंद है। ठीक है, ये हो गया जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, अच्छा फ्लेक्सिबल का मतलब, ये इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, है ना, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। दिस इज फ्लेक्सिबल, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। इसने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा ही होगा। अच्छा, उसके बाद है बिहेवियरल। अब बिहेवियरल का मतलब, देखो आप मेरे साथ कितना खुश रहते हो ना, आपकी खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, आप कितना खुश रहते हो। ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं खुश रहता हूँ। आप सब कितने अच्छे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अच्छा हूँ। अभी समझ में आया क्या? तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? बिहेवियरल पे। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? बिहेवियर पे। अगर आपका मैनेजर या फिर आपकी मैनेजमेंट की टीम अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद है कंटिजेंट मैनेजमेंट। अब ये क्या मतलब है कंटिजेंट मैनेजमेंट का? आपको वर्ड कंटिजेंट का मतलब पता है क्या होता है? अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। आपको मैंने समझाया था कंटिजेंट का मतलब, आपको भूलना नहीं है। कंटिजेंट मतलब अगर कल बारिश होगी तो वो मेरे साथ घूमने जाएगी, अब कल अगर बारिश नहीं हुई तो वो किसी और के साथ जाएगी। कंटिजेंट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट भी ऐसे ही काम करता है। ठीक, अच्छा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज समझ में आता है और उस पर इफेक्ट क्या होगा। ठीक बात है, हमने ना बहुत सारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाए हुए हैं। अगर प्लान ए तब होगा जब ये पर्टिकुलर चीज हिट होगी, प्लान बी तब हिट होगा जब ये पर्टिकुलर चीज हिट होगी। ठीक, चलो सर, उसके बाद अगला फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिफिक नेचर का भी है, ये बेस है फॉर्म और प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा आप करते चले जाओगे उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आता चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही याद हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो इसके लिए ना एक छोटा सा निमोनिक्स है। आपने केजीएफ देखी है? पता नहीं क्या देखते रहते हो। केजीएफ में के क्या था? केजीएफ में के क्या था? पता ही नहीं है आपको। लेकिन अगर हाँ, केजीएफ में आप अपने आप को रिप्लेस करो, केजीएफ में अगर आप होते तो क्या बनता उसका नाम? यूजीएफ। क्या बनता? यूजीएफ। क्या होता? यूजीएफ। अरे हंसना नहीं है। अच्छा, और आपका बिहेवियर कैसा होगा यूजीएफ का बिहेवियर? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देखा है?
KGF हमेशा लड़ता रहता था ना, आप यहाँ पे क्या कहते हो? CCF। सी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस आप इससे याद कर लेना। UGF का बिहेवियर कैसा है? CCF। जल्दी से इसके 7 हेडिंग्स याद करो जल्दी से। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हेडिंग याद कर दी। अब मेरे साथ इसकी ना डिटेल को बस आपको सुनना है, पढ़ना तो आपको इस किताब से, देखो मैंने इसमें बस सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसमें से ही कुछ वर्ड्स बोलूंगा जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब आप पेपर दे रहे होगे ना, तब आपको मेरी बातें रिकॉल होंगी और आपका कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात शुरू कर रहा हूँ यूनिवर्सल के लिए। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर ऐसा है, देखो कंटेंट बनाने के लिए आपको बोलना है द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वन ऑफ यूनिवर्सलिटी। अब ये क्या है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ये कहती है कि सर आप इसके प्रिंसिपल्स को इंडिया में, विदेश में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? आपको मैंने बहुत सारा कंटेंट दे दिया। मतलब इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ये कहती है ये कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा। पहला कंटेंट खत्म हुआ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाद में पढ़ना भी, लेकिन इसको ध्यान रखना। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। अब ये जनरल गाइडलाइंस क्या कहता है? देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस लिखे हैं ना, गाइडलाइंस का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, वो इतने जनरल हैं कि आप उसको उठा के दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो और वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता था, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता था, वैसे ही वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज भी समझ में आई, बहुत ज्यादा यूनिवर्सल से मैच करता है। तीसरा, सर फ्लेक्सिबल है, लेकिन अब ये बोलता है तीसरी बात में कि भले मैंने आपको इसके प्रिंसिपल्स बता दिए, बट फिर भी अगर आपका मैनेजर या आपका मैनेजमेंट टीम इसको चेंज करना चाहती है ना, तो ये कोई रिजिड नहीं है। आपको वर्ड रिजिड यूज करना, इट इज नॉट रिजिड। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तीसरी बात हो गई। चौथा, बिहेवियरल। लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल हर आदमी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने उसके कुछ प्रिंसिपल्स आपको बता दिए, बट ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करना और उसको अप्लाई करना ये बहुत हद तक आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा। देखो जी, बड़ा सिंपल है, आपको पता है वो पूरी दुनिया में फॉर्च्यून 500 करके कंपनीज की लिस्ट आती है। वही लिस्ट इस बात की भी लिस्ट निकालती है कि दुनिया का सबसे बढ़िया एम्प्लॉयर कौन है। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ये बात बताता है कि एम्प्लॉयर कैसा है। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके बिहेवियर पे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है अपने एम्प्लॉय पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रिंसिपल्स खराब कर दिए। मतलब अब मान लेते हैं प्रिंसिपल्स ये कहता है कि आपका काम टाइम पे शुरू होना चाहिए, तो मैं इसको बहुत रिजिडिटी में फॉलो नहीं करूंगा, नहीं तू लेट हो ही नहीं सकता, अगर लेट होएगा तुझे काम से निकाल देंगे। ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। आपको काम करवाना आना चाहिए, प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, प्रिंसिपल्स को किसी के माथे पे ऐसे टिकाना नहीं है, ठीक। अच्छा, अगला है सर कंटिजेंट मैनेजमेंट। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ठीक से फॉलो करते रहोगे, तो ये आपको उन सिचुएशंस में भी हेल्प करेगा जो सिचुएशन शायद ना होती तो ऐसा होता। मतलब हर आदमी या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए पॉजिटिव्स लेके चलता है, लेकिन कंटिजेंट मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बात इंक्लूड करता है कि नेगेटिविटी में भी या फिर अनफोर्सीन सिचुएशन में भी आपको ये अल्टरनेटिव्स बता देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल ये कॉज और उसके इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। मतलब मैंने प्रिंसिपल ऐसे उठा के नहीं लिख दिए, पहले उसके ऊपर काम हुआ, काम होने के बाद उसका क्या इफेक्ट आया, और ये रिपीटेटिव तरीके से कई बार परफॉर्म हुए, कई बार परफॉर्म होने के बाद ये रूल्स बने, प्रिंसिपल्स बने, तब उसको नेचर की कैटेगरी में डाला गया। बोल बात समझ में आई? अब देखना, ये और ये आपको सेम लगेंगे, लेकिन अगर ठीक से करोगे तो अलग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब ऐसा करने से ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा किया फिर ऐसा हुआ, तिबारा ऐसा किया फिर ऐसा हुआ। अब आप भी वैसा करोगे वैसा हो जाएगा। इसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 100% ट्रू नहीं होती है। जैसे मान लिया मैंने सिक्का उछाला, हेड आ गया, दोबारा उछाला, हेड आ गया, तिबारा उछाला, हेड आ गया, कोई गारंटी नहीं है कि चौथी बार भी हेड आएगा। मेरी बात समझे? बट फिर भी हाँ, मैं तो बोलूंगा ना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, इस एंगल पे उछालने पे हेड आता है। अच्छा, अब आया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बट फिर भी बहुत हद तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बने वो प्रैक्टिस से बने हैं और बहुत सालों की एक्सपेरिमेंट के बाद लिखे गए हैं। तो इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये 7th पॉइंट का एक्सटेंशन है। मतलब 7th पॉइंट रूल है जो इस्टेब्लिश हुआ, और वैसा करने से ऐसा हो रहा है। हाँ जी सर, बहुत हद तक हो रहा है। तो ये दोनों मिक्स है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आया केस स्टडीज में कि आप आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द नेचर इन दिस केस स्टडी हैज बीन हाईलाइटेड, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये साइंटिफिक है,
ये साइंटिफिक है, ठीक, ये जो 7th पॉइंट है ये साइंटिफिक की बात करता है। लेकिन जो 6th पॉइंट है ना, 6th पॉइंट ये आपके बिहेवियर पे काम कर रहा है, मतलब आप किस किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक। चलो सर समझ में आया पक्का। एक बार पॉज करके इसको दोबारा रिकॉल करना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अब 3rd पॉइंट पे, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लो और उसको ध्यान से समझ लेना। अच्छा अब आ जाते हैं सर सिग्निफिकेंस में। पहले बताओ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है? सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होता है, क्या काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस होता है? अगर मैं बोलूँ हाँ इंपॉर्टेंस ही होता है सिग्निफिकेंस, तो मेरी बात मानोगे? हाँ जी सर इंपॉर्टेंस ही होता है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी इंपॉर्टेंस के नाम से सिग्निफिकेंस नहीं पूछा गया, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस के ही नाम से पूछा गया। अच्छा अब देखते हैं सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर से मेरा वही काम रहेगा कि पहले मैं आपको हेडिंग याद करा दूँ। सर पहला क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। पहली लाइन में ही एक्सप्लेनेशन आ गई। अगर आपका मैनेजर है और वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को फॉलो करेगा तो फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं उसको आज बता दूंगा। जैसे आप सब बहुत डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, 100% 100 मार्क्स आने वाले हैं। कोई बच्चा अगर मोबाइल चला रहा है, नहीं कोई नहीं चला रहा, अब 100 मार्क्स पक्का पक्का आ जाएंगे। तो पहला क्या बोला? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स बनते किस लिए हैं? आपने भी तो अपनी लाइफ में प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि इसी को देखूंगी, इसके अलावा और किसी को नहीं देखूंगी। दिस इज माई प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल आपको कहाँ गाइड करता है? अच्छे की तरफ, सक्सेस की तरफ, क्योंकि प्रिंसिपल्स लिखे ही गए हैं किस चीज़ के लिए? टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ठीक है सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपका ध्यान सिर्फ उसी पे रहेगा, उसी काम पे रहेगा, तो आपका सारा रिसोर्स, आप भी तो अपने आप में एक रिसोर्स हो, तो आपने अपना सारा फोकस कहाँ डाल दिया? एक जगह पे। तो उसका मतलब क्या हो गया? आपने अपना रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लिया। तीसरा सर साइंटिफिक डिसीजन। अब अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपके जो डिसीजन होंगे वो कैसे डिसीजन होंगे? यार आज मेरा मन कर रहा है उसके साथ पास चला जाता हूँ। मन क्या कर रहा है भाई, इससे मत देख। साइंस क्या कहता है क्या करना चाहिए। मान लेते हैं मंडे को मेरा मन कर, भाई मंडे को नहीं मिलना, कब मिलना है? वीकेंड्स पे मिलना है। वीकेंड्स पे काम नहीं होता है, तो इसका मतलब मुझे डिसीजन कैसे लेने? साइंटिफिक डिसीजन लेने। कैसे डिसीजन लेने मैडम? हाँ तो कब मिलने जाना है? ये मेरी गलती है कि थर्सडे को वैलेंटाइन डे पड़ गया, भाई हम नहीं मनाएंगे। हम कब मनाएंगे? देखा, पकड़ी गई है। ये सैटरडे को वैलेंटाइन डे मना दिया गया। अब मैंने आप सबको बता दिया, आप देख लेना भाई, ठीक है। आपने बोला ना इस किसके साथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मना रही है ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यू हैव ए स्कोप। अच्छा मुझे किसी ने बोला था, मुझे, मैं वैसे आपसे एक जनरल सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि आप कौन सी लड़की, बीइंग अ लड़का, मुझसे पूछा कि आप कैसी लड़की को चेस करना चाहोगे, जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है या जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? किसको चेस करोगे? हाँ मैंने बोला था मैं उसको चेस करूंगा जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हाँ क्योंकि मुझे उस केस में मारना किसको है? एक बंदे को मारना है बस। मारना मतलब रास्ते से हटाना है। लेकिन जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है उसको पहले पकाना है कि भाई, हाँ, हटाना मतलब भाई तू छोड़ो आओ। अच्छा वो होता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। क्या बोला? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये ना मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि आ नहीं रहा था। इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है, फुलफिल करना है। अगला फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सोशल भी बनाता है। और उसके बाद आता है लास्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप इसके इंपॉर्टेंस को फॉलो करोगे तो ये प्रिंसिपल्स आपको एजुकेट भी करता है, आपके मैनेजर को। अब बेटा यहाँ पे हो गए टोटल कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स। इसको याद करने के लिए आपको कौन सा निमोनिक्स लगेगा? आपको निमोनिक्स लगाना है हम। क्या लिखेंगे? हम। मॉम्स का, किसका? मॉम्स का मतलब बहुत सारी मम्मियों का। मम्मी कैसी है? मॉम्स का पीएफ कहते हैं, पीएफ। मॉम्स, बहुत सारी मम्मियों का हम पीएफ कहते हैं। पीएफ बोले तो नहीं, P stand for providing manager with useful insight into reality and F stand for fulfilling social responsibility। पहला वाला M stand for, अच्छा चलो मैंने आपको दिया। अभी मैं आपसे कॉन्सेप्ट, नेचर और सिग्निफिकेंस, ये तीनों पूछूंगा। 1 मिनट का टाइम दिया, वीडियो पॉज करो। मुझे देखो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत अच्छे से इसको याद करते चले जा रहे हो। अब अगले 2 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसके अंदर के कंटेंट को आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में फिट करने की कोशिश करूंगा। आपको पूरा ध्यान अपनी हेडिंग्स पे रखना है। हेडिंग के बाद कंटेंट अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो बनाना खुद से एग्जाम में, तभी मिलेंगे आपको 100 मार्क्स। ठीक, एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो, हाँ भाभी, हाँ भाभी, क्लास ले रहा हूँ, आज बहुत लेट आऊँगा।
चलो ठीक है भाभी भाई। सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आपको इसमें लिखना क्या है? अगर आप मैनेजर के अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो वो आपको धीरे 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 ये बताने लग जाएगा कि आप जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो आपको फ्यूचर में कहां ले जाएगा। देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, बट फिर भी इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको कुछ यूजफुल इंसाइट्स दिखाता है। मैंने यहाँ पे वर्ड या फिर एनसीईआरटी ने या फिर जिस बनाने वाले ने यहाँ पे सिर्फ इंसाइट नहीं लिखा, लिखा यूजफुल इंसाइट। हो सकता है ना कि आपको ये दिखने लगे आगे जाके ऐसा होने वाला है, तो आप अपने आप को वैसे चेंज कर लोगे, तो इसका कंटेंट बनाना बड़ा आसान है। इफ यू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट विल गाइड अस टू यूजफुल इंसाइट विच अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर। डन। चलो सर, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके कंटेंट में एनसीईआरटी दो बातें कहता है। पहला कहता है कि एज अ मैनेजर और एज अ ह्यूमन बीइंग आप भी एक रिसोर्सेज हो, और जिन चीज़ों के साथ आप काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल मशीन्स वगैरह, वो भी रिसोर्सेज है। लेकिन इन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है जो आपको यूजफुल रिजल्ट्स दे। इसीलिए आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। तो यहाँ पे ये लिखना है। तीसरी बात, साइंटिफिक डिसीजन। अगर आप लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो जो आपके डिसीजंस होंगे ना, कई बार होता है ना कि यार मेरा ये डिसीजन गलत हो गया, लेकिन 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 गलत डिसीजन भी आपने सपोर्ट किया था बहुत अच्छे सपोर्टिंग से कि सर हमारी कैलकुलेशंस, हमारे होमवर्क्स बहुत सही थे, अब रिजल्ट कुछ और आया है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हद तक तो कुछ नहीं कह सकता, बट हमारे डिसीजंस बड़े लॉजिकल थे और बहुत साइंटिफिक थे, मतलब हवा में कोई डिसीजन नहीं थे। अगला, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ये ना वर्ड रिप्लेस होता है एक वर्ड से, इसका नाम है डायनेमिक। वो क्या रहा है, देखो कि अगर आप लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो प्रिंसिपल्स आपको एक रिजिड या फिर कोई एक लेआउट नहीं देता कि आपको ये फॉलो करना है। ये यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट से मैच कराता है। मतलब इसके प्रिंसिपल बहुत हद तक ऐसे हैं जो रियल लाइफ में और रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। मतलब जैसा जैसा चेंज होगा सोसाइटी में, आपके प्रिंसिपल वैसे वैसे मूव करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके नहीं लिखे हुए, तो फिर सर ये सोसाइटी का भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के बनाए हुए हैं। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको लेथार्जिक तरीके से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करने के लिए नहीं बनाए गए, ये आपको सोशली कंपाइल्ड करते हैं, ये आपको सोशली एजुकेट करते हैं कि आपके इन कामों से आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा ये सोसाइटी के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे सोशली रिस्पॉन्सिबल भी किया गया। एंड द लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये यहाँ पे कहता है कि अगर आपका मैनेजर प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है और वो एक्सपीरियंस हो गया, तो आप उसके नीचे नए एम्प्लॉई की या फिर नए मैनेजर की ट्रेनिंग करा सकते हैं, उनका एजुकेट कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उसके साथ काम करके या नीचे वाला या शायद ऊपर वाला नए नए रिसर्च करके कुछ नए इनपुट्स निकाल सकता है। बोलो सर समझ में है? अब जो भी मैंने बातें आपको बताई इसको दिमाग में रखना है, उसके बाद कंटेंट को जाके एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आपके पास टाइम हो आप इसको पढ़ना, आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, चलो सर। अब मैंने यहाँ पे आपके तीन कंसेप्ट खत्म किए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। पहला कंसेप्ट बहुत छोटा सा, उसके बाद नेचर मैंने आपको बताया था आपको निमोनिक्स कैसे याद करने, यूजीएफ का बिहेवियर सीसीएफ जैसा है, और मैंने आपको सिग्निफिकेंस में क्या याद कराया था कि हम मॉम्स का पीएफ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सर ये दो चीज़ें बचे, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब क्या कह रहे हो, यही बहुत बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। अगला सर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? एफडब्ल्यू टेलर ने। अच्छा उसके बाद फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स हैं। अब मैं आपको बोलूँ ये तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो केस स्टडीज आती है वो इन्हीं के बेसिस में आती है। ठीक है, जहाँ पे आपको इस फ्यूल के प्रिंसिपल्स के वो जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि इस केस स्टडी में फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई हैं या फिर कौन से प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए गए, आप वो आइडेंटिफाई करके देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लेते हैं एफडब्ल्यू टेलर का। अब एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट का दो पार्ट बनाए बेटा। पहले पार्ट को वो कहते हैं कि मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो कि टोटल 4 हैं, और दूसरी बात में वो कहते हैं कि मेरे कुछ टेक्निक्स हैं जो कि कितने टोटल 7 हैं। तो हम लोग ये करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, अब मैं इसका आपसे कंटेंट पूछूंगा। चलो 1 मिनट दिया। अच्छा अब एक बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं ना कंटिंजेंट
कंटिंजेंट मैनेजमेंट को दोबारा बता दूं, देखो कंटिंजेंट मैनेजमेंट सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर आपका कोई सिचुएशन है और अगर कोई सर आप अंदर चले जाए ना, अगर कोई आपका एडवर्स बिहेवियर हो रहा है तो उस केसेस में भी मैनेजमेंट कैसे बिहेव करेगा, उनके पास कंटिंजेंट प्लान होते हैं। मतलब अगर आप सब कुछ प्लान ए के अकॉर्डिंग कर रहे हो लेकिन किसी वर्स सिचुएशन पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हक में नहीं है, उस केस में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कंटिंजेंट बिहेवियर का रहता है कि आपको प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो सर जल्दी से करो बैकअप प्लान। यस बेटा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आओ इधर आओ। देखो सर अगला हो गया। अच्छा अब चल रहे हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एफ डब्ल्यू क्या बताया था, इसका फुल फॉर्म बताया था मैंने, फ्रेडरिक विंसलॉ। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में इसकी स्पेलिंग्स में भी पूछेंगे कि 4 नाम दे देंगे FWF, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसमें वो लोग छेड़खानी नहीं करते। चलो सर आओ अगला देखो सर, अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि वो क्या नाम है कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, लेकिन पहले हेडिंग्स याद कर लेते हैं। इसकी हेडिंग्स के लिए कोई निमोनिक्स नहीं दे रहा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। चलो सर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला रूल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला है। अब आप मुझसे पूछो रूल ऑफ थंब क्या होता है, सुनो, वो पिक्चर देखी थी बाहुबली, बाहुबली में वो जो लेडीज होती है वो क्या बोलती है, मेरा वचन ही है शासन, कोई वचन शासन नहीं है। ठीक है, तो नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने बोला वही होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं, साइंस पे बेस है, रूल ऑफ थंब पे बेस नहीं है। तो पहला हो गया। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, वैलेंटाइन, ठीक, खुशी खुशी सब करेंगे। अच्छा डिस्कॉर्ड का मतलब, डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, नहीं करना। तीसरा क्या, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब, हाँ ये नहीं बोलना कि मैं जीता हूं, हमें क्या बोलना है, हम जीते हैं, पाजी 80 जंग जीत गया। ठीक है, डन। फोर्थ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज ग्रेटेस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इफेक्टिव एंड प्रॉस्पेरिटी देखते, मतलब यहाँ पे क्या बोला, आप ऐसा नहीं करोगे सर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, ओनर बड़ा हो, मैनेजमेंट बड़ा हो, एम्प्लॉय भी बड़ा होना चाहिए, इवन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला छोटे से छोटा एम्प्लॉय वर्कर है वो भी डेवलप करना चाहिए। तो ये 4 हेडिंग हो गई, आई होप आपको याद हो गई होगी। ठीक है, मैं जल्दी से आगे आगे चलूँ। ठीक है, अच्छा इसको ना मैंने एक्सप्लेन किया बस इसलिए ताकि आपको ये वैसे ही याद हो जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो कई बार आपका एग्जाम में पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आया कि आप एक्सप्लेन करो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय FW टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। चलो सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में पहली बात क्या, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब ये कह रहा है, नहीं पेन कहाँ गया मेरा, कहता है कि सर हमने जो ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं ना ये बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आपको जरूरी नहीं कि फॉलो करना है, जरूरी नहीं है। क्यों, यहाँ पे क्या बोला, साइंस है ये, नॉट रूल ऑफ थंब, ये फॉलो नहीं करना। अगला, ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। क्या जरूरी है कि एक ही मेथड हो किसी चीज को मैक्सिमाइज करने का, सर बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, 1 2 3 4, और आपको इसमें से कौन सा लेना है जो बेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। मतलब ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, नहीं सर ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मैनेजर बहुत सालों से बहुत बढ़िया काम कर रहा था, अब उसकी डेथ हो गई, तो क्या अब ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, नहीं चलेगी, कोई नया मैनेजर आएगा, तो क्या मैं उस मैनेजर को ये बोलूं बार बार कि जो उसने किया था तू भी वही कर, अबे वो तो मर गया, अब क्या वो ऊपर पूछ के आए मैडम क्या कहते थे आप, नहीं। इसका मतलब आप अपने मेथड्स भी लगा सकते हो, बस देख लेना वो बेस्ट हो, स्टैंडर्डाइज हो। सर अगला, स्टडी एंड एनालाइज, मतलब ना ये चलेगा ना ये चलेगा, क्या चलेगा, ये चलेगा, मतलब स्टडी करनी है, एनालाइज करना और बेस्ट प्रैक्टिस को अप्लाई करना, इसलिए तो बोला साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब है। आप इसको बहुत ध्यान से लिखना, कहीं गलत लिखा हो कि सर ये तो साइंस पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस है, नहीं है सर। अगला, इन शॉर्ट, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो चलता आ रहा था उसको इन्वेस्टिगेट करो, थ्रो वर्क स्टडी, यूनिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेवलप स्टैंडर्ड। अभी समझ में आया, आप सबको स्टडी करो, सबके स्टैंडर्ड सेट करो और जो अच्छा लगता है उसको अप्लाई करो, कहने का मतलब फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो अच्छा लगता है उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। अब बेटा इसके लिए मुझे आपको 30 सेकंड देना जरूरी है, 30 सेकंड के लिए इसको जल्दी से पढ़ो, अभी मैं आपसे आपके लैंग्वेज में ही पूछूंगा, जल्दी। चलो अब सेकंड पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पे वर्ड आया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब मैं एक बात बोलूंगा, अगले 3 सेकंड में आप उसको दिमाग में रख लेना बस। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ये लोग अपनी NCERT के नोट्स में 2 वर्ड यूज करते हैं, मतलब हार्मनी किन के बीच में होनी चाहिए,
और लड़ाई झगड़ा किनके बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने वर्ड मैनेजमेंट और वर्कर यूज नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया ओनर एंड वर्कर। क्या यूज किया? ओनर एंड वर्कर। तो आपको यही दोनों वर्ड रखना है। अब देखो सर, ये रहा वर्कर। हम वर्कर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? हम चाहते हैं कि वर्कर हमारा हार्ड वर्क करे, वर्कर हमारा हार्ड वर्क करे। लेकिन उसी सेम टाइम पे हम लोग अपने ओनर से क्या चाहते हैं कि ओनर क्या करे? सर ओनर का काम है शेयर द गेन। ओनर ऐसा ना करे कि तुझे 10 रुपए के लिए रखा था, तेरे रखने की वजह से कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, भाई तब भी मैं तुझे 10 रुपए ही दूंगा। इसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर इसको दिखता है कि इनके हार्ड वर्क से मुझे सच में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है तो इनको अपना गेन शेयर करना चाहिए। ये तो इसका कंसेप्ट हो गया। लेकिन सवाल है कि एग्जाम में लिखना क्या? एग्जाम में हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि ओनर और वर्कर के बीच में क्या होगा? क्लास कंफ्लिक्ट होगा। क्लास कंफ्लिक्ट समझते? क्लास कंफ्लिक्ट का मतलब होता है ऊंच नीच की लड़ाई होगी। कंफ्लिक्ट हेल्प नन, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना इस कंफ्लिक्ट से फायदा किसी का नहीं होता। तीसरा, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। अब दोनों को ये रियलाइज करना है कि तुम दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसका सेंस ये डेवलप होना चाहिए कि मुझे हार्ड वर्क करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपके मैनेजर, जो देखो थोड़ा सा मोटा सा भी दिख रहा है, इसका ये होना चाहिए कि मुझे अपना गेन को शेयर करना है। बोलो बात समझ में आई? तो मैंने अभी तक आपको 2 कंटेंट कर दिए, जल्दी से इसको करो। चलो जब इतना हो गया तो अब ये देखो सर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है सर? देखो आप ना पहले मेरे साथ 2 वर्ड देखो बेटा। ये वर्ड ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पैटर्नलिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है? पैटर्नलिस्टिक एक जापानीज कंसेप्ट है। पैटर्नलिस्टिक एक जापानीज कंसेप्ट है जो कहता है एम्प्लॉयर शुड टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। बोलो याद हो गया? अगर एग्जाम में आएगा तो उसको लिख देना। क्या बोला मैंने दोबारा? यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयज की ज़रूरतों का ध्यान रखे और उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन करे। तो सर ये हो गया पैटर्नलिस्टिक का मतलब। इक्वल डिवीजन का मतलब, आप डिवीजन करते समय किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। और ये इन बातों पे बेस नहीं होना चाहिए कि सर कलर, कास्ट, बेस, सेक्स, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इक्वल डिवीजन। ठीक, चलो सर शुरू करते हैं। सर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? जब आप इसको लिखोगे तो आपको एक बात लिखनी शुरू में, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब इससे ये बना है। अब ये क्या कहता है? सर कह रहा है कि आपको कॉपरेट करना है। अब सवाल है कॉपरेट हमेशा कौन करता है, बड़ा या छोटा? भाई छोटा तो नादान है, छोटा थोड़ी ना कॉपरेट करेगा, हमेशा कॉपरेट किसको करना है? बड़े को। अब बड़े को करना क्या है? देखो सर, अगर आप मैनेजर हो, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मैनेजर और वर्कर। यहाँ पे सर यूज हुआ था ना ओनर और वर्कर, यहाँ पे हुआ मैनेजर और वर्कर। मैनेजर को अपने कान बंद नहीं रखने, यही बात वहां पे लिखी। मैनेजर शुड नॉट क्लोज देयर ईयर while getting any suggestion। अगर नीचे वाला कोई सजेशन दे रहा है ना, देखो सर ग्रास रूट पे, लैंड रूट पे वही काम कर रहा है, एक जीरो एरिया पे वही काम कर रहा है, उसको पता है एग्जैक्टली कि क्या बन रहा है। तो अगर वो कोई सजेशन दे रहा है तो आपको उसको सुनना है, फॉलो करना है। और अगर सजेशन अच्छा लगता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हो तो उसको रिवॉर्ड भी करना है। ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। बोलो सर याद हो गया? पक्का? अब देखो वही बात मैंने लिखी है। कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज ईयर और रिवॉर्ड लेबर फॉर देयर सजेशन। मैंने यही बातें यहाँ पे लिख दी। डन? चलो सर इसको देखते हैं। देख लिया? अब आते हैं सर लास्ट पे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ईच एंड एवरी पर्सन सर कौन कौन? टू हीज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एम्प्लॉय से हमने 10,000 रुपए का बेनिफिट लेना था, किसी एम्प्लॉय से मुझे 10,000 रुपए का बेनिफिट लेना था और उस बेनिफिट के बदले मुझे उसको 1,000 रुपए देना था, मतलब 10:1 का रेशियो है कि इसको मैं 1,000 रुपए दूंगा, 10,000 का बेनिफिट लूंगा। लेकिन उसके हार्ड वर्क करने से या फिर उसकी अपनी टेक्निक्स से काम करने की वजह से मुझे 1,00,000 रुपए का फायदा हो गया। बट स्टिल मैं ये नहीं करूंगा कि भाई मैं तो प्रॉस्पर हो जाऊं, मैं अपने आप को बढ़ा लूं, लेकिन साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी तो बढ़ी है ना, तो उसको रिवॉर्ड उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से करना है। डन? इस बात का ध्यान रखना। देखो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में कुछ की एम्प्लॉयज होते हैं, लोग कहते हैं, वो कंपनी का ओनर कहता है भाई इसको तो हम निकाल ही नहीं सकते, ये जितने पैसे मांगेगा हम उसको उतने पैसे देंगे। इसका मतलब इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी वहाँ के पर्सनल कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब आपको उसको भी एफिशिएंट करना, उसकी भी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना है, तभी आप ग्रो करोगे। तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी थी। सर अगला, efficiency could be built in right from the process of selection। लेकिन ये जो efficiency वाली बात है ना,
देखो अब इसको माइंड मत करना, इनका ये कहना है कि सर एफिशिएंसी ना पहले दिन से चालू हो जाती है, मतलब जिस दिन आपने उसका रिक्रूटमेंट किया था ना उसी समय आपको बहुत ध्यान से रिक्रूटमेंट करना चाहिए। इसीलिए आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा जो इंटरव्यू होते हैं ना बहुत लेवल्स पे होते हैं, 1 लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, और बहुत सारी कंपनी से डेलॉइट वगैरह मैं जानता हूँ 7 लेवल तक वो लोग इंटरव्यू के प्रोसेसेस रखते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो उनका कहना है कि हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल्स मिलेंगे लेकिन उसके लिए सिलेक्शन करना जरूरी है। ठीक, तो मैंने अभी आपको ये चारों चीजें करा दी, जल्दी से इसको एक बार देखो। चलो नालायक बच्चों, आपने अभी तक मुझे बहुत अच्छा ये सब सुना दिया, आपने मुझे ये सब सुना दिया और आपने मुझे ये सब भी सुना दिया। अभी हम लोग करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक, जो टोटल कितनी है 7 है, और उसके बाद करेंगे फ्यूल के प्रिंसिपल। तो हम आ जाते हैं सर टेक्निक में। अब देखो मेरी बात सुनना, वैसे तो ना आपके एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी ना, आपके एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी आपको उसमें से ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट तो तब आइडेंटिफाई होंगे ना जब आपको सातों पॉइंट याद होंगे। भाई सातों पॉइंट याद भी तो होने चाहिए। अब सातों पॉइंट पहले मैं आपको एक बार पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं आपको वैसे वैसे याद करना। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, बोलो क्या हुआ पहला, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद अगला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डन। दो चीजें याद कराई मैंने, पहला क्या याद कराया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दूसरा मैंने क्या कराया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दो याद करा दिए हेडिंग्स। तीसरा देखो मेथड स्टडी, तो अभी तक आपको 3 याद हो गए। पहला कौन सा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दूसरा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब पहले ना इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, हेडिंग याद करना मेरा काम है। मैंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा अर्डेंट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब ये जो टेलर साहब थे ना, टेलर साहब ये बहुत 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 पसंद करते थे किसको, स्टैंडर्डाइजेशन को। इनका ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होने चाहिए ना वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो स्कूल्स में जो आपके लिए यूनिफॉर्म है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, अमीर गरीब छोटे बड़े कास्ट का सारा सिस्टम खत्म कर दिया। वरना कोई बच्चा टोपी लगा के आ रहा होता, कोई दाढ़ी रख के आ रहा होता, कोई भगवा पहन के आ रहा होता, और वहाँ पे भी जय श्री राम हो रहा होता। जय श्री राम इज अ गुड थिंग, जय श्री राम, ठीक। तो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या बोला, अर्डेंट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये रिड्यूस करता है सर। क्या रिड्यूस करता है सर, ये स्टैंडर्डाइजेशन से क्या रिड्यूस होगा। देखो मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा था। अब बताओ अगर आप लिखोगे स्टैंडर्डाइजेशन क्या रिड्यूस करता है, सबसे पहले डुप्लीफिकेशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड है, सबको काम वैसे करना है। दूसरा मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसहैपनिंग या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सबको रिड्यूस कर देगा, मतलब आपके लिए जो भी कंफ्यूजन होगी वो सब रिड्यूस कर देगा। और अगर स्टैंडर्ड बना हुआ रहेगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब सुबह उठते होगे, जब आप सुबह उठते होगे तो क्या करना है पता ही नहीं होता आपको, पता होता है क्या, संडे वाले दिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अभी जब आप लोग स्कूल्स में, तो आप उठते ही आपको अपने शेड्यूल्स पता है ना, उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, स्कूल आना, खाना खाना, फिर ट्यूशन आना, उसके बाद अपना खेलना कूदना जो भी है। तो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो इनका भी ये कहना था कि अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड होगा ना तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस में आपको खुद से लिखते चले जाना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा उसके बाद मैंने अगला कहा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, मतलब जो टेलर साहब थे वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे किसके, पीस वेज सिस्टम के। इनको ऐसा लगता था कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दोगे ना, सैलरी, तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना इफेक्टिव पीस वेज के साथ काम करेगा। मुझे नहीं पता कितना इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है, लेकिन इनके हिसाब से ही बहुत इफेक्टिव है। इनका कहना था पीस वेज के हिसाब से दो, और अगर वो पीस से ज़्यादा काम करता, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि 1 घंटे के अंदर आपको 10 पीस बनाने, 1 घंटे के अंदर 10 पीस आपको मैन्युफैक्चर करना, और हम आपको पेमेंट पीस के हिसाब से ही करेंगे। लेकिन आप स्टैंडर्ड ये कहता है कि 1 घंटे में 10 ही बनाओगे, कम नहीं बना सकते। लेकिन अगर ज़्यादा बना दिया तो हम आपको वहाँ पे बोनस का सिस्टम भी दे देंगे। तो यहाँ पे सर एक्स्ट्रा पीस का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा पीस क्या हो गया, एक्स्ट्रा पीस आपको क्या दे देगा, बोनस दे देगा। बोलो सर ये दोनों बातें याद हुई। तो मैंने पहला याद किया स्टैंडर्डाइजेशन, अगला डिफरेंस, और तीसरा सर मैंने क्या याद करा आपको, मैथड स्टडी। अब मैथड क्या है सर, जब आप घर से ट्यूशन के लिए आते होगे तो ट्यूशन आने के लिए बहुत सारे रास्ते, आप गाड़ी से आ सकते हो, आप साइकिल से आ सकते हो, या फिर आप अपने घर में ही हेलीकॉप्टर में बैठो और अकेडमी के जो हेलीपैड है वहाँ पे उतर जाओ, या फिर आप फ्लाइट ले सकते हो, या फिर अपने आप को ड्रोन से बांध लो, ड्रोन उड़ाता हुआ आपको यहाँ पे लेगा। बहुत हंस रहे हो यार, बहुत सारे तरीके। ये क्या, देखो अभी नहीं, मुझे नहीं पता, अभी हम लोग 2025 में है ना,
अभी हम लोग 2025 में, क्या पता 2050 2060 तक ऐसा सिस्टम आ जाए, हम बटन दबाए ड्रोन आ जाए, ड्रोन को ऐसे हाथ पकड़ ड्रोन उड़ा के मैं यहाँ पे ले, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पे आया मैथड स्टडी, तो आप कौन सी, आप यहाँ पे ट्यूशन आज किससे आए हो? नहीं नहीं, बेस्ट वे से आए हो। किससे आए हो? बेस्ट वे से। ना तो हेलीकॉप्टर से आया, ना मैं पैदल आया, मैं कैसे आया? बेस्ट वे से आया। ठीक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैथड स्टडी कौन सा है? बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। आप वो वाली प्रैक्टिस लगाओ। यहाँ पे क्या बोला? वेरियस मेथड ऑफ डूइंग जॉब, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप कौन सा लगाओ? बेस्ट वाला लगाओ। ऐसा लगाने से क्या होता है? आपकी जो कॉस्ट होती है क्या होती है? मिनिमम। और आपका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? तो अभी तक मैंने आपको 3 याद करा दिया, SDM। क्या याद करा दिया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, मैंने आपको याद करा दिया SDM। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। मैं मानूंगा जो मेरी कहानी है, मेरी कहानी पे मुझे रहने दो। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। D स्टैंड फॉर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड M स्टैंड फॉर, चलो सर जल्दी से 3 याद करके तो जल्दी अंदर का कंटेंट। चलो बहुत बढ़िया, आपने SDM याद कर लिया। ठीक है, मेरी एक छोटी सी कहानी है जो कहता है कि SDM एरिया का होता है ना, SDM एरिया का होता है, एक हेड होता है जो पूरा सिटी को देख रहा होता है। ठीक है, तो मैंने एक कहानी बनाई कि SDM साहब कल फंक्शन में गए थे। कहाँ गए थे? फंक्शन में गए थे। तो फंक्शनल पॉइंट देखना बेटा। ठीक है, SDM साहब कल कहाँ गए थे? फंक्शन में गए थे। तो अब मैं कह रहा हूँ आपको फंक्शनल फोरमैनशिप, इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में समझो यही वाला आता है आता है आता है। अच्छा अब ये फोरमैनशिप कौन होता है? फोरमैनशिप क्या होता है? देखो आप ना बार बार इसको भूल जाते हो, लेकिन आपको ये पता है ऑपरेशनल मैनेजर होता है, सबसे लोअर रैंक में आता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? देखो सर, ही इज द या फिर इट इज द मैनेजेरियल फिगर टू वूम द वर्कर्स आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन डेली बेसिस। मतलब मुझे अब समझ में आ गया कि एक्चुअली में मान लिया अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, मतलब मशीनें चल रही हैं, हर एक मशीन पे एक लेबर बैठा हुआ है, तो मैं वो आदमी हूँ जो उनको काम करते हुए देख रहा है। मतलब मैं कौन हूँ? फोरमैनशिप हूँ। डन, बोलो बात समझ में आई क्या? तो सर फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब हुआ कि फोरमैन वो आदमी है, लेकिन सवाल है कि आप यहाँ पे टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस पॉइंट पे बताते क्या हो? तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप होता है ना, इसके अंदर टोटल 8 लोग आते हैं। कौन से लोग आए? टोटल 8 लोग। लेकिन उन 8 लोगों को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी का नाम है प्लानिंग इंचार्ज। क्या बोला? प्लानिंग इंचार्ज। ये कॉपी निकाल के आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेरा नोट आपके पास है, अगर मेरा ये वाला नोट आपके पास है तो आप ये वाला नोट खोल लेना। ठीक है, ये वाला नोट खोल लेना। मैंने क्या बोला? प्लानिंग इंचार्ज। पहला क्या बोला? प्लानिंग इंचार्ज। मतलब ये 4 लोग, ये 4 फोरमैन प्लानिंग करते हैं। अगला है सर प्रोडक्शन इंचार्ज, जो प्रोडक्शन को देखते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करवाते हैं। डन। तो सर 8 लोग हो गए। ये कौन है? SGRI। सर सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज में आई क्या है? आई क्या है? आई क्या है? इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क। क्या बोला? इंस्ट्रक्शन क्लर्क। सर ये वो आदमी है जो इंस्ट्रक्शन शीट बनाता है। क्या बोला? इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम है, ये इंस्ट्रक्शन शीट बनाता है कि आज का काम या फिर आज का प्रोडक्शन या फिर इस पूरे वीक का प्रोडक्शन कैसे चलेगा। बोलो समझ में आया? तो सर इंस्ट्रक्शन क्लर्क का क्या काम हो गया? इंस्ट्रक्शन प्लानिंग करना। डन। उसके बाद R स्टैंड फॉर रूट क्लर्क। मैंने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए कि भैया आज 150 शर्ट्स बननी है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया, लेकिन अब कैसे कैसे बनेगी? मतलब पहले कपड़ा कटेगा, फिर स्टिच होगा, फिर पैक होगा, उसके बाद वो सेल के लिए जाएगा। तो ये किसका काम हो गया? रूट क्लर्क का, जो बताएगा कैसे कैसे चीजें रूट होंगी। दोनों लोगों का काम समझ में आया? तीसरा सर यहाँ पे मैंने लिखा है टी, लेकिन टी के साथ मैंने सी भी लिखा है। टी का स्टैंड फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो बताएगा कि स्टिचिंग में कितना टाइम लगना चाहिए। भाई स्टैंडर्डाइजेशन तो है ही, तो बताएगा कि बोलो टी टी टाइम कितना लगेगा और सी इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगेगा। इसने दोनों काम कर दिए। तो मतलब ये वाला क्लर्क का क्या काम हो गया? टाइम बताना और कॉस्ट बताना। अच्छा लास्ट में आया सर डी। डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिनरियन क्लर्क। इसका क्या काम है? इसका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने जो ये तीनों काम करवाए थे इसमें डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। अब सर डिसिप्लिन तो टाइम से आ जाएगा। मतलब अगर तुमने टाइम बता दिया कि 1 घंटे के अंदर 150 शर्ट बननी है, तो डिसिप्लिनरियन का क्या काम है? भाई डिसिप्लिनरियन का काम है कि माना 1 घंटे में 150 शर्ट बनेगी, लेकिन सर बनाने का भी एक डिसिप्लिन है ना।
मतलब आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। मतलब अगर 1 घंटे में नहीं हुआ 10, तो भैया कोशिश करना अगले घंटे में 11 शर्ट बने, क्योंकि पिछले घंटे आपने 9 बनाई थी। बोले सर ये याद हुआ, एक बार इसको देखो, मैं आपसे पहले पूछूंगा। अपने पास टाइम कम है, अपने को जल्दी जल्दी भी खत्म करना है। चलो सर, तो एक बार दोबारा से, आई स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, आर स्टैंड फॉर रूट क्लर्क, टी एंड सी स्टैंड फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और डी स्टैंड फॉर, लेकिन इन सब का काम क्या था? प्लानिंग करना था। लेकिन अब सर देखते हैं प्रोडक्शन होने लग रहा है, तो प्रोडक्शन होने में सबसे पहले कौन आएगा? एस। एस का क्या काम है? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, सर 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 इसने जो प्लानिंग की थी ना टाइमिंग की और कॉस्ट की, इंश्योर करना एस वाले का काम है। एस स्टैंड फॉर स्पीड बॉस। ये क्लर्क नहीं बोला, क्या बोला? स्पीड बॉस, जो देखेगा कि जो टी एंड सी क्लर्क ने प्लानिंग की थी क्या वैसे ही काम चल रहा है, तो सर क्या हो गया? स्पीड बॉस। उसके बाद आया सर जी। जी स्टैंड फॉर गैंग बॉस। एक मिनट, गैंग बॉस क्या करता है? गैंग बॉस का काम है कि वर्कर और मशीन्स दोनों को रेडी रखना है। मतलब सर 10 बजे यहाँ पे सारे वर्कर आ जाने चाहिए, और सेम टाइम 10 बजे ही मेरी सारी मशीन्स ऑन हो जानी चाहिए। अगर आपकी मशीन ऑन होने में 1 घंटा लेती है, तो वर्कर के आने से 1 घंटा पहले मशीनों को ऑन रखना है। तो इसका क्या काम हुआ गैंग बॉस का? कीप मशीन्स रेडी फॉर द प्रोडक्शन। बोले बात समझ में आई क्या? डन सर। उसके बाद आया सर आर। आर बोले तो रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम है? देखो सर, गैंग बॉस ने तो मशीनें ऑन करा दी, लेकिन मशीन ठीक से चलती रहे। भाई ये इंश्योर तुझे करना कि गैंग बॉस अपना काम कर चुका है, अब तुम्हें देखना है कि मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सर इसका मतलब आर स्टैंड फॉर रिपेयर बॉस, एंड लास्ट आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम बस है ऐसे हाथ मोड़ के चेक करना कि सब चीजें अच्छे से हो रही हैं, इंस्पेक्ट करने का। मैं इंस्पेक्ट करके इन्हीं सब लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। बोलो सर याद हुआ, एसडीएम साहब कहाँ गए हुए हैं? फंक्शन में गए थे एसडीएम साहब, इसीलिए आज टाइम नहीं दे पाएंगे। मैंने क्या बोला? एसडीएम साहब फंक्शन में गए थे, इसीलिए आज टाइम नहीं दे पाएंगे। एक बार जरा टाइम स्टडी देख लेते हैं। सर टाइम स्टडी का मतलब क्या है? सर देखो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड किया था। देखो स्टैंडर्डाइजेशन 2 चीज़ों से चलता है। पहली चीज़ कि मान लेते हैं ये बुक है, सर ये बुक लिखने में 1 हफ्ता लगना चाहिए, ये बुक लिखने में। लेकिन अगर आपने ठीक से देखा तो 2 एलिमेंट आ गए इसमें। एक तो टाइम बाउंड हो गया 1 हफ्ता, और दूसरा इस बुक्स में अगर 100 पन्ने हैं तो 100 पन्ने ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते में तुमने 50 पन्ने लिखे। तो इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन 2 चीज़ों से आता है, एक तो काम और दूसरा टाइम। लेकिन मैंने टाइम को अलग से डिफाइन किया, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है? सर स्टैंडर्ड टाइम टेकन, मतलब उस काम में कितना टाइम लगना चाहिए, ये आज से तुम्हारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर कोई आदमी उस टाइम से ज़्यादा टाइम लेगा तो हम उसको क्या करेंगे? पनिश। लेकिन अगर कोई उससे कम टाइम लेगा तो रिवॉर्ड देंगे। तो सर इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम बना। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम का ऑब्जेक्टिव फिर क्या निकला? आपको तो मैंने बात बताई, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या निकला? तो इसका ऑब्जेक्टिव निकलता है पहला, नंबर ऑफ वर्कर, कि इस काम के लिए अगर मुझे 3 दिन में खत्म करना है तो कितने वर्कर चाहिए, और उन वर्कर्स से अगर मुझे ओवर टाइम कराना है तो उनका क्या सूटेबल इंसेंटिव्स होगा। ठीक, और इससे कहीं मेरी लेबर कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब आप सबको पता है कि लेबर कॉस्ट 2 तरीके से काम करती है। नॉर्मल आवर्स में नॉर्मल पेमेंट होती है, लेकिन अगर आप उनसे ऑफ द बिजनेस आवर्स काम कराते हैं तो क्या देना पड़ता है? ओवर टाइम। और ओवर टाइम नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा महंगा होता है। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, आपको ये 3 ऑब्जेक्टिव याद होने चाहिए। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? एसडीएम साहब फंक्शन में गए थे इसीलिए टाइम नहीं दे पाएंगे। बोलो बात समझ में? एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एम स्टैंड फॉर मेथड स्टडी। फंक्शंस में गए थे मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, इसलिए टाइम नहीं दे पाएंगे, टाइम स्टडी। अब आगे देखते हैं सर, तो मेरा ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, और एस डी एम भी खत्म हुआ। ठीक, तो फिर मैंने पूछा क्यों? कहते हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको फिटिक हो गया। क्या हो गया उनको? एसडीएम साहब फंक्शन में गए थे इसीलिए टाइम नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई, फिटिक हो गया। मैंने एसडीएम साहब फंक्शन में गए थे इसीलिए टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको फिटिक हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहते जी उनको लूज मोशंस हुए हैं। ठीक, कहानी याद हो गई क्या? चलो सर अभी मैं आपसे हेडिंग पूछूंगा, आपको दिया मैंने 1 मिनट, दोबारा मैं कहानी दोहरा देता हूँ। एसडीएम साहब फंक्शंस में गए थे इसीलिए टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई, फिटिक हो गया। फिर मैंने पूछा क्या हो गया है? तो लूज मोशन हो गया। चलो सर 1 मिनट दिया, जल्दी से याद करके। तो
चलो सर, अभी आपको पूरी कहानी भी याद होगी और सारे पॉइंट्स भी याद हो गए। उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा हमारा मोशन स्टडी रह गया। देखो सर, इस टेक्निक ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितनी छोटी बात को भी उठाया है। उनका कहना है कि मोशन स्टडी बताता है कि अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कस्टमर तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडरेशन या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन बनने से लेके कस्टमर तक पहुंचने के अंदर बहुत सारे मोशंस होते हैं। मोशंस का मतलब उठना, बैठाना, इसको पैकिंग करना, ले जाना, कैरी करना, ट्रक में डालना, कस्टमर तक डिलीवर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस मोशन स्टडी का काम है कि ये सारे एलिमेंट्स की स्टडी करता है और उसके बाद कहता है कि हमें एलिमिनेट करना है अननेसेसरी एलिमेंट को। मुझे एलिमिनेट करना है अननेसेसरी एलिमेंट्स को। अगर कुछ चीजें ठीक नहीं है या जिसकी जरूरत नहीं है, हम उसको हटा देते हैं। जैसे देखो आईफोन ने क्या किया, पहले जब आईफोन आता था तो बक्से में फोन होता था, वायर होता था, अडेप्टर होता था। उन्होंने कहा कि लोगों को अडेप्टर की जरूरत ही नहीं है, वो तो मांग के काम चला लेंगे, तो हम बक्से से अडेप्टर को ही निकाल लेते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर। डन, अभी समझे क्या? तो सर अच्छा, अब सर ये कैसी कैसी बात कर सर, ये बात कर रहा है लिफ्टिंग की, पुटिंग की, सिटिंग की, चेंजिंग पोजीशन की, कितनी छोटी छोटी बात कर रहा है। लेकिन उसके अलावा मैंने नीचे ना 3 चीजें लिखी, PIU। बताओ ये PIU क्या है? आपको याद रखना, मजाक नहीं करना, ठीक है? नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगा बहुत 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 दूर, इतनी दूर कि आप बोर्ड के एग्जाम तक वापस भी नहीं आ पाओगे। P स्टैंड फॉर, ऐसे मत करो। देखो मोशन स्टडी किसकी स्टडी कहता है? प्रोडक्शन की। सबसे पहले किसकी स्टडी करेगा? अगर मुझे मोशन देखना है तो मुझे देखना है कि प्रोडक्शन के किस किस स्टेज तक ये जा रहा है। तो पहला क्या हो गया सर? प्रोडक्शन हो गया। बोलो सर, आई क्या होगा सर? आई क्या होगा? आई इंसिडेंटल। अब इंसिडेंटल क्या होता है? सुनो यार, मजाक मजाक नहीं, मजाक मजाक मजाक। अक्सर मैंने देखा है, सुनो ना मेरी बात, जब भी अपन मूवी देखने जाते हैं तो मूवी वाले जो काउंटर्स होते हैं जहां पे कुछ खाने पीने स्नैक्स मिलता है, वहां पे पॉपकॉर्न ही हमेशा क्यों मिलता है? उनका ये कहना है कि मूवी के साथ जो इंसिडेंटल है वो क्या है? पॉपकॉर्न ही है, वो और कुछ बना ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन के साथ इंसिडेंटल क्या है? इंसिडेंटल क्या है? आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। क्या वो इंसिडेंटल चीज़ है? आप देखो ना, जैसे फ़ोन के साथ पहले, अब तो सारी कंपनियों ने बंद कर दिया चार्जर, नहीं देते, नहीं देते ना। अब सवाल है कि उनको ऐसा क्यों लगा? पहले वो चार्जर देते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये इसके साथ इंसिडेंटल है, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि कस्टमर इसके बिना भी फ़ोन खरीद लेगा, मतलब कस्टमर जो हमें पे कर रहा है वो सिर्फ फ़ोन के लिए कर रहा है, तो उन्होंने हटाना चालू कर दिया। तो इसका मतलब इंसिडेंटल प्रोडक्शन अगर ज़रूरी नहीं है मोशन में तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। सर यू स्टैंड फॉर अनप्रोडक्टिव। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें जो अनप्रोडक्टिव है, सुनो। जब भगवान इंसान बना रहे थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब भगवान इंसान का प्रोडक्शन करवा रहे थे ना, तो उन्होंने भगवान इंसानों के साथ पूंछ भी लगा के दी थी, जिसको टेल कहते हैं। लेकिन बाद में उनको लगा जी अनप्रोडक्टिव, इसका कोई काम नहीं है, इंसान खुजाने के लिए कुछ और भी चीजें यूज कर सकता है, उन्होंने पूंछ को हटा दिया। डन डन। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी चीज़ है जो अनप्रोडक्टिव है, अगर आपको लगता है वो नहीं है, तो हम उसको भी हटा सकते हैं। तो बोलो बात समझ में आई क्या? चलो सर, मुझे मोशन भी समझ में आ गया। अच्छा, अगला कौन सा रहेगा सर? फैटिग स्टडी। सर देखो, आपको फैटिग स्टडी का मतलब पता है? फैटिग स्टडी का मतलब पता है? देखो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा, केस स्टडी में बहुत बार ये आता है। देखो सर, आप मैनेजर हो, आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो है एम्प्लॉय। आपने देखा होगा जब भी ऑफिस शुरू होता है ना, ऑफिस 10 बजे शुरू होता है और वो लोग कहते हैं फिर 1 बजे लंच होगा, 1 बजे लंच होगा। बताओ इस 10 से लेके 1 तक में कितने घंटे हुए? 10 से लेके 1 तक 11 12 1, कितने घंटे? 3 घंटे हुए। 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए? 3 घंटे हुए। उसके बाद वो लोग 1 घंटे का ब्रेक देते हैं 2 तक, उसके बाद 5 तक ऑफिस चलता है, कितना हुआ? फिर 3 घंटे। डन। तो मैंने उनसे बोला कि भैया तुम 1 बजे लंच क्यों देते हो, 2 बजे क्यों नहीं देते हो? कहता है कि सर इंसान काम करते करते थक जाता है, इंसान काम करते करते थक जाता है। तो मैंने बोला फिजिकली, मैंने बोला फिजिकली? कहता सर फिजिकली के साथ वो कई बार मेंटली भी थकता है। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या प्लानिंग बनाई हुई है? कहते कि सर हम ना 10 से 1 तक काम कराने के बाद 1 घंटे का ब्रेक देते हैं। मैंने कहा चलो 1 घंटे का आपका ब्रेक समझ में आया। उसके बाद कहते हैं कि सर उसके बाद ना हम 3:30 बजे टी ब्रेक देते हैं 15 मिनट का। मैंने बोला ये टी ब्रेक 15 मिनट का अब दिया, पहले क्यों नहीं दिया? कहता सर यहाँ पे अगर मुझे उनसे काम कराना है तो उसको मेंटली भी तैयार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका एम्प्लॉई फिजिकली के साथ मेंटली भी प्रिपेयर होना जरूरी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए बहुत सारी कंपनी आपको लीव्स प्रोवाइड कराती है, पेड लीव्स कराती है, और कुछ कुछ कंपनी तो आपको बाहर 1-1 महीने तक की छुट्टी अलाउ कर देती है सर। तो इसका मतलब ब्रेक्स और फ्रीक्वेंसी भी जरूरी है। जो कहाँ पे स्टडी हुई सर? फैटिग स्टडी में। टाइम में नहीं है सर, ये कहाँ पे स्टडी हुई है? फैटिग स्टडी। सर और कोई बचा है? सब खत्म हो गया? सारा खत्म हो गया? अभी तक मैंने जितना पढ़ा है मुझे वो चाहिए,
उसके बाद फिर मैं आपसे सुनूंगा, ये कराऊंगा, फोन दे रहा हूँ बेटा, प्रिंसिपल्स कराऊंगा, आप जल्दी इसको लर्न करके दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चलो नालायक बच्चों, हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब आप मेरे से पूछोगे सर जो केस स्टडी आएगा, देखो मैक्सिमम चांसेस है, मतलब 60 to 70% चांसेस है कि आपकी जो केस स्टडी आएगी उस केस स्टडीज में से आपको यही 14 प्रिंसिपल्स में से कोई 2 या 3 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से एक और बात सुनना, जो केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा ना वो आपके एग्जाम में आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर की केस स्टडी होगी, उसमें कहेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, मतलब आपको पहले आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफाई तो आप तब कर पाओगे जब आपको उसका मतलब पता होगा, और एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 लाइनें लिखनी होती, बहुत बड़ा कंटेंट नहीं लिखना होता। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ आइडेंटिफाई करो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस केस में भी एक आध लाइन एक्सप्लेन करके आओगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, चलो सर अब मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, अब क्या ये 14 के 14 को याद करने के लिए कोई टेक्निक है? देखो अगर आप मेरे से टेक्निक पूछोगे तो मैं टेक्निक लिखवा देता हूँ, मैं आपको टेक्निक लिखवा देता हूँ। क्या क्या लिखवाई थी बेटा टेक्निक, बताना क्या, दोबारा बोलो। डैड UCUSSROIC, यही वाला सी है, SEE वाला, SEE, ये 14 हो गए क्या? ये 14 हो गए अगर आपको याद करना है। लेकिन अगर आप मेरे साथ याद करोगे ना, देखो जितने भी मैंने आपको निमोनिक्स कराए, मैं कभी भी इस निमोनिक्स को प्रमोट नहीं करता कि आप इसको याद करो, कि इसको याद करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 ही आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहला प्रिंसिपल्स है फ्यूल का। क्या बोला? डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप इसके अंदर पहचानोगे कैसे कि उस केस स्टडी के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क की बात हुई है? सिर्फ इतनी सी बात से याद रखना कि उस अगर केस स्टडी में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन चाहता है, क्या लिखा मैंने? स्पेशलाइजेशन चाहता है, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, वो अपने कामों को अलग अलग लोगों को बांट रहा है। उसका ये मानना है कि अलग अलग लोगों को एक पर्टिकुलर टास्क बार बार कराने से वो क्या हो जाएंगे? उस काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे। और जब वो इस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तब मोर प्लस बेटर वर्क होगा। क्या होगा? मोर, ज्यादा काम होगा, अच्छा काम होगा उस सेम एफर्ट से। अब आप समझो ना, एक आदमी को मैं कहता हूँ आज ये करो, कल वो करो, परसों वो करो, वो कोई सा भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ही काम अगर बार बार करता जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क बांट दिया, तुम ही यही करोगे, तो उस काम को स्पेशलाइज तरीके से करेगा, ज्यादा करेगा, अच्छा करेगा, सेम एफर्ट में। बोलो पहला याद हुआ? अब आप केस स्टडीज में इसको आइडेंटिफाई भी कर लोगे बेटा। ठीक, चलो सर दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ड आया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ट्यूशन में एक बच्चा पढ़ता है, वो एक लड़की है, उसकी एक छोटी बहन है। वो हर दिन मुझसे कहते सर 1 बजे मुझे जाने दो, मुझे अपनी छोटी बहन को लेके आना है। अब सवाल है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी कि उसको अपनी छोटी बहन अपने यहाँ, मतलब जहाँ से भी, कहाँ से लेके आते हो? बस स्टॉप से लेके आती है। इसका मतलब क्या वो किसी दिन अपनी बहन से ये कहती कि आज मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी? कह रही है नहीं, कह रही है नहीं। अब एक चीज समझना सर, जब भी आपको कोई अथॉरिटी दी जाती है ना, किसी भी चीज की अथॉरिटी, हमेशा अथॉरिटी उसी को दी जाती है जो उस अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से फॉलो कर सकता है। मतलब अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर आपको कोई अथॉरिटी मिली है, जैसे आई कैन पनिश माई सबऑर्डिनेट्स, लेकिन सर क्या उस पनिशमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे? मैंने आपको बोला था अगर आपका एम्प्लॉय ठीक से काम ना करे तो मार देना, उसने गोली मार दी। अबे भाई गोली नहीं मारनी थी, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। अब समझना है यहाँ पे क्या लिखना है। राइट टू गिव ऑर्डर, ये क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट, ताकि आप ऑर्डर दे पाओ। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपके जो राइट्स है ना, जो अथॉरिटी है, वो किसके साथ आते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो हमेशा देखना, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के पास ही कुछ हद तक अथॉरिटी होती है, और कुछ मैनेजर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास अथॉरिटी भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। डन सर, 2 बातें हुई। अब तीसरी बात, डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या है सर? डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस। डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस। जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में वर्ड स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है। अब क्या है सर ये स्टैंडर्डाइजेशन? कहता है कि सर अगर आप ओबीडियंट रहोगे ना अपने रूल्स के साथ, मतलब आप डिसिप्लिन में रहोगे, तो आपका प्रोडक्शन, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी प्लानिंग, सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रूल को फॉलो कर देगी। इसका मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना। बस अगर जब भी केस स्टडी आएगी, केस स्टडी में लिखा जाएगा कि मैनेजमेंट अपने प्रोडक्शन साइकिल को बार बार रिव्यू करती है, बार बार रिव्यू कर रही है। कितनी बार रिव्यू करती है सर? उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हम हर
7th प्रोडक्शन साइकिल के बाद दोबारा से रिव्यू करेंगे। मतलब ये उनका एक डिसिप्लिन है, वो उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ताकि अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट आए तो सिर्फ एक ब्लॉक खराब हो, बस एक वीक का ब्लॉक खराब हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि सर इस ऊपर वाली केस स्टडी में डिसिप्लिन आइडेंटिफाई हुआ है। मैं बीच बीच में केस स्टडीज का भी रेफरेंस देता रहूँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया, अगर हर 7वें दिन आप अपने प्रोडक्शन साइकिल को रिव्यू करते हो, मतलब आप डिसिप्लिन हो सर। डन। अगला सर उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। ये बड़ा सिंपल है सर। कमांड का मतलब होता है ओए सब बच्चे खड़े हो जाओ या सब बैठ जाओ। मैंने आपको कमांड दिया, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 2 टीचर खड़े हैं, वो कहते हैं बैठने के लिए, मैं बोलता हूँ खड़े होने के लिए, आप कंफ्यूज हो गए। इसीलिए हमेशा 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 याद रखना, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर कोई एक ही बॉस रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर मैं 2 3 4 बॉस लगा दूंगा तो आप किसको फॉलो करो, आप ही कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन एंड ओनली वन बॉस। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन साइकिल है, उस प्रोडक्शन साइकिल में आपने कुछ एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट किया हुआ है, उस एम्प्लॉइज़ को नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद कितने प्रोडक्शंस करने, ये जो ऑर्डर है उनके मेल पे या फिर उनके पास फ़ोन पे या कैसे भी पहुंचे, वो एक कमांड पे पहुंचे या एक आदमी से पहुंचे। तो ये ऐसा सिंपल। ठीक। अगला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी काम करता है कि आपको जो कमांड मिला है उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैं आपको ये ना बोलूँ देख लेना यार ऐसे अपने जैसा तुमको समझ में आए, तो इसका मतलब मैंने डायरेक्शन ही आपको गलत दी। मैंने आपको बोला देख लेना जैसा भी ठीक हो। इसका मतलब आपका जो मैनेजर है, जिसको आपने रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी दे रखी है, ना तो वो डिसिप्लिन में है, ना वो कमांड ठीक से दे पा रहा है। क्योंकि अगर कमांड में गलती हुई तो उसका डायरेक्शन खराब हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आया सेम ऑब्जेक्टिव। अब सुनना यहाँ पे इसके केस स्टडीज में क्या क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उन सब का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मान लेते हैं ना कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 4 अलग अलग यूनिट है, चारों अलग अलग यूनिट में मैंने अलग अलग हेड को अपॉइंट किया हुआ है और सबको मैंने सेम ही काम दे रखा है। तो इसका मतलब सबके ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए कि भैया अल्टीमेटली मुझे करना तो मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, भले कमांड अलग हो। अगर आप लोग एमएनसी कल्चर जानते हो तो एमएनसी कल्चर में क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज का कल्चर बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, एक टीम लीडर होता है, उस टीम लीडर के अंदर 5 एम्प्लॉइज होते हैं। फिर जैसे ही अगला 5 एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर फिर एक टीम लीडर बना दिया जाता है। तो ऐसा क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि एक टीम लीडर अपने नीचे से 5 ही एम्प्लॉइज को हैंडल कर सकता है, उसके नीचे 500 एम्प्लॉय नहीं देने, नहीं तो वो उनको हैंडल ठीक से नहीं कर पाएगा। इसीलिए एमएनसी कंपनी में क्या होता है, कोई टीम लीडर अपनी एम्प्लॉइज के साथ आज कहीं और घूमने गया हुआ है, कोई टीम लीडर अपने एम्प्लॉइज के साथ आज काम कर रहा है। इसका मतलब वो अपने हिसाब से डायरेक्शन तो सेम कर रहे हैं, बस कमांड को फॉलो कराने के लिए कि ठीक से फॉलो हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कल्चर बनाया हुआ है। अभी आप एक बार इन 5 को रिव्यू करो, क्या मुझे इन सब की सारी बातें याद हो गई? मैं वैसे केस स्टडीज भी कराऊंगा, लेकिन देखो क्या अगर ये 5 बातें आएंगी आप केस स्टडीज में आइडेंटिफाई कर लोगे? डन। अगर कर लोगे तो नेक्स्ट 5 पे आते हैं बेटा। अगला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब समझना ये बात पिंच होती है, ये बात इसलिए पिंच होती है क्योंकि बहुत हार्श वर्ड है जो कि फियोल ने अपने प्रिंसिपल्स में बोले। सच बता रहा हूँ, बहुत हार्श वर्ड है। क्या बोला? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपके यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या बोल रहे हो यार तुम? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। ये कह रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका इंटरेस्ट अलग 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 है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं बैचलर हूँ और मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरा मोटिव है भैया तुम मुझे छुट्टी दे दे यार, मुझे घूमना है। लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरा एम्प्लॉय जो शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, उसका मोटिव भाई मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी के बदले पैसे दे देना। अब मेरा दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग हो गया, लेकिन उन दोनों का माइंडसेट ऐसा रेडी कराना है कि भैया तुमको किसके इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। इसका मतलब सबके इंटरेस्ट को म्यूचुअल इंटरेस्ट बना के एक साइमल्टेनियसली ये काम कराना कि भैया तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। मतलब वो मुझे बोलेगा भैया छुट्टी दे देंगे तुमको, बस काम कंप्लीट करा दो, तुमको पैसे दे देंगे छुट्टी के, तुम बस काम कंप्लीट करा दो। तो पहला आया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये जनरल इंटरेस्ट क्या हो गया सर? जनरल इंटरेस्ट क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया सर, अभी आप समझे जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। डन सर। अभी तक मेरे 6 पॉइंट हो गए। 7th पॉइंट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो क्या एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा? केस स्टडीज में ये बात बोलेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे कि कितना इंटरेस्ट, सॉरी कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अच्छा, अभी आपको उनकी टेक्निक याद है? अभी आपने FW टेलर्स की टेक्निक पढ़ी थी, उस टेक्निक में एक वर्ड आया था रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, पीस वेज। पीस वेज आया था। वो एडवोकेट करते थे कि आप किसी भी एम्प्लॉय को पे करो तो किसके हिसाब से पे करो? उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे पीस के हिसाब से पे करो। अगर पीस से ज्यादा बनाया तो बोनस दे दो, पीस से कम बनाया तो
सारा पनिश कर दो। लेकिन इसने पता है क्या बोला, सॉरी फियोल साहब ने क्या बोला अपने प्रिंसिपल्स में, ये कहते हैं कि सर रेमुनरेशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। रेमुनरेशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसमें किसी भी कास्ट का, किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन फेयर के चक्कर में, ध्यान से बोला, फेयर के चक्कर में कंपनी की पेइंग कैपेसिटी को खराब मत कर देना। अभी समझा क्या? तो इन्होंने दोनों बात बोली, बोला एम्प्लॉई की साइड से फेयर होना चाहिए और आपके साइड से आपकी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है। बोलो समझ में आया? चलो सर, अभी मेरा 5, 6, 7 हो गया, अब 8 देखो बेटा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपके घर में 5 लोग हैं, दादा दादी मम्मी पापा और आप, डन। डिसीजंस कौन लेता है सारे? चलो मैं गुजराती फैमिली बता देता हूँ। गुजराती फैमिली में क्या होता है कि अगर दादा दादी मम्मी पापा और बच्चे हैं तो सारे डिसीजन दादाजी लेंगे। इसका मतलब सारे डिसीजन कौन ले रहा है? दादाजी। तो दादाजी क्या हो गए? सेंटर पॉइंट हो गया। दादाजी क्या हो गए? सेंटर पॉइंट। लेकिन अभी हम लोग को पता है, हम लोग शहरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, मम्मी पापा बच्चे ही होते हैं और सब अपने अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं। ये कौन सा डिसीजन हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब सारे डिसीजन एक आदमी ले, सेंट्रलाइजेशन। जब सारे डिसीजन अलग अलग ले तो वो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। अभी मैं ना रिलायंस स्टोर गया था, ये जो महागुन मॉल में है ना, मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे मुझे एक शर्ट पसंद आ गई, ठीक है। शर्ट पे लिखा हुआ था 9,999। तो मैंने उससे जाके बोला कि भैया मुझे ना ऐसे ठीक नहीं लग रहा, ये शर्ट की कीमत इतनी नहीं हो सकती, बहुत ऑर्डिनरी शर्ट है, कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मुझसे कहता नहीं सर इतनी ही होगी। मैं कहा एक बार पता करो। तो फ़ोन लगा रहा था। तो बताओ उसने फ़ोन किसको लगाया होगा? मुकेश अंबानी को, अपने किसी सुपीरियर। उसके बाद कहता हाँ जी सर शर्ट में कीमत गलत है, ये तो फ्री की शर्ट है। फिर मैं ले आया उनसे, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे क्या समझे, ये कौन सा मॉडल है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो किससे कॉल करता? सारे कॉल्स मुकेश अंबानी को ही करता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से उसने किसको कॉल किया था? उसने उस डिपार्टमेंट के स्टोर के हेड को कॉल किया। बोलो बात समझ में आया क्या? तो सर अब यहाँ पे समझते हैं, सर आपके हिसाब से सेंट्रलाइजेशन कहाँ होना चाहिए? अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखो ना बहुत स्मॉल है, सारी चीज़ें ये लोग मेरे से पूछ के करते, सर छुट्टी ले ले, सर जल्दी चले जाए। अभी देखो सब लोग चले गए, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो क्या चलेगा। लेकिन अगर बहुत लार्ज है तो डिसेंट्रलाइजेशन। बोले याद हुआ? चलो सर इसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट देखते हैं, इससे थ्योरी भी आती है। बोला स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन क्या होता है मैं आपको एक स्लाइड में समझाऊँ? मैं एक स्लाइड में समझाता हूँ। स्केलर चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सर समझना सर, स्केलर चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच, ये है आई, इतना ही रखते हैं। और इनकी ना हिरार्की बनी हुई है, मतलब ये टॉप लेवल पे है, नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इस तरीके से। डन। इनका एक ऑर्डर बना हुआ है। अब आप मुझे बताओ आई को अगर जी से कुछ पूछना होगा तो वो क्या करेगा? हाँ, आई को पहले एच के पास जाना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, फिर एच जाएगा जी के पास। इसको क्या बोला? स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात रखनी है, कुछ पूछनी है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा चेन। चेन कहाँ से शुरू होती है? सबऑर्डिनेट से शुरू होते होते टॉप तक जाती है, मतलब टॉप से होते हुए नीचे की तरफ जाती है, ठीक। बोलो बात समझ में आई क्या? सर इसको बोला स्केलर चेन। मतलब अगर काश ऐसा समझते हैं कि बी को बात करनी है एफ से, तो बी क्या डायरेक्टली बात कर सकता है एफ से? नहीं कर सकता। बी को पहले किससे बोलना पड़ेगा? सी को। यार सी उससे पूछना जाएगा, सी किससे पूछेगा? डी से। डी किससे पूछेगा? ई से। उसके बाद ई पूछेगा एफ से। डन। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन, उस केस में क्या होगा? तो बी डायरेक्टली एफ से बात कर सकता है, लेकिन इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बात है सर, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे गैंग प्लैंक। अब देखो सर यहाँ पे देखना सर जल्दी से। जब मैं ये आपके लिए लर्न करने के लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा स्केलर चेन, मतलब कैसे चलता है? हाईएस्ट टू लोवेस्ट। बट मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है गैंग प्लैंक, मतलब स्केलर चेन के लिए गैंग प्लैंक क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है कि सर वैसे तो फियोल साहब ने बोला क्या है फॉलो करने के लिए? स्केलर चेन। लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इमरजेंसी पड़ी है तो आप गैंग प्लैंक भी यूज कर सकते हो। चलो सर अगला ऑर्डर। क्या करा रहा है भाई? अब आओ जरा देखना, हल्का सा मुझे यहाँ पे रुका था आपने। आपने बोला था कि बी एफ से बात नहीं कर सकता। बी एफ से बात नहीं कर सकता क्योंकि ये गैंग प्लैंक नहीं है। अब मेरी बात सुनना, मैंने ना आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
यहाँ पे मैंने किसी का रैंक डिसाइड नहीं किया था, बस मैंने बोला था ऑर्डर फॉलो करना है, बस मैंने बोला था ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन अगर बी चाहता है एफ से बात करना तो वो बात इसी रूट से करेगा, बात इसी रूट से करेगा। हम उसको गैंग प्लैंक ही बोलेंगे, हम उसको गैंग प्लैंक ही बोलेंगे, ठीक। लेकिन इस गैंग प्लैंक के लिए अंदर एक बात आ गई कि सर उसकी ना रैंक सेम होनी चाहिए। रैंक क्या होनी चाहिए? सेम। बस आप इतनी सी बात याद रखोगे कि बी एफ से बात कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो गैंग प्लैंक ही रहेगा। लेकिन बस इतनी सी बात एक्सेप्शन में, मतलब इसके एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है कि सर ये दोनों किस में होने चाहिए? सेम रैंक में होने चाहिए। बस ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, बाकी कोई चेंज नहीं है। आओ सर आगे आओ। अब देखो सर, ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सूटेबल प्लेस। अब ये सर समझना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका केस स्टडी गलत हो जाएगा। अब इस ऑर्डर को समझना, मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ टाइमली होता है, हर एक चीज टाइमली होती है। लेकिन टाइमली होने के लिए दो लोगों का दो सही जगह पे होना जरूरी है। पहला आदमी है पी, पी स्टैंड फॉर पर्सन और एम स्टैंड फॉर मशीन्स। आपका आदमी और आपकी मशीन अगर एप्रोप्रिएट जगह पे होंगे तभी ऑर्डर होगा। मतलब चीजें तभी सूटेबल तरीके से काम करेंगी जब पर्सन और मशीन सूटेबल टाइम पे होगा। मान लेते हैं हमने बोला हुआ है कि हम सुबह 10 से लेके 5 बजे तक आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर 10 से 5 तक मुझे अपनी एकेडमी भी खोल के रखना है और वहाँ पे टीचर्स को भी अवेलेबल रखना है, तभी फेयोल के प्रिंसिपल्स का ऑर्डर वाला पॉइंट मेंटेन हो पाएगा या फिर फॉलो हो पाएगा। याद रखोगे क्या याद रखना है? सूटेबल प्लेस पे होना चाहिए। अब मान लेते हैं इसकी केस स्टडी में कैसे पूछा जाएगा। वो कहेगा कि डायरेक्टर्स ने कुछ रूल्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग उस समय पे वहाँ पे या तो पर्सन अवेलेबल नहीं था या फिर मशीन्स काम नहीं कर रही थी। तो आप मुझे बताएं कौन सा प्रिंसिपल आपने वायलेट कर दिया। तो क्या बोलेंगे? सर आपने ऑर्डर को वायलेट कर दिया। बोलो ये 10 के 10 पॉइंट याद हुए? डन। चलो सर उसके बाद अगला देखते हैं सर, इक्विटी। अब इस इक्विटी को आप इससे खराब कर दोगे रेम्यूनरेशन से, आप इस इक्विटी को इससे खराब कर दोगे रेम्यूनरेशन से। ध्यान देना, मैंने रेम्यूनरेशन में फेयरनेस की बात की, लेकिन फेयरनेस किसकी? वेज की फेयरनेस। लेकिन यहाँ पे इक्विटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कलर की बात करते हैं, हम यहाँ पे सेक्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं उसके कास्ट की, उसके क्रू की बात कर रहे हैं, ठीक। हम यहाँ पे वेजेस की बात एक बार भी नहीं कर रहे। मतलब आपका जो वर्क प्लेस है वो क्या होना चाहिए? फेयर। मैं यहाँ पे वर्क प्लेस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कल्चर की बात कर रहा हूँ, कंपनी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। एक बार भी जहां पैसा डिफाइन हो जाएगा, मतलब आपको ध्यान से देखना, आपके केस स्टडीज में जहां पे भी पैसा डिफाइन हो गया, हम इक्विटी से निकल के कहाँ आ जाएंगे? रेम्यूनरेशन में आ जाएंगे। बोलो ध्यान रखोगे, मुझे फेयरनेस की बात करनी है, ठीक। डन। अगला, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब समझना सर, यहाँ पे एक वर्ड आया जो बोलता है इंप्लॉई टर्नओवर। बताओ सर इस इंप्लॉई टर्नओवर का मतलब क्या होता है? हाँ, इम्प्लॉई टर्नओवर। वैसे तो टर्नओवर का मतलब सेल होता है, लेकिन इम्प्लॉई टर्नओवर का मतलब होता है कि कोई इम्प्लॉई बार बार चेंज हो रहा है, मतलब 6 महीने काम करता है, छोड़ के चला जाता है, फिर अगला आता है। तो हमें इम्प्लॉई के टर्नओवर को क्या करना है? मिनिमाइज करना। अगर आप मिनिमाइज कर पाए, इसका मतलब आपने इम्प्लॉई पे किस पे ध्यान दिया? इम्प्लॉई के स्टेबिलिटी पे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा एम्प्लॉय तभी काम करेगा जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस ही अच्छा हो? तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ड्यू प्रोसेस, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सिलेक्शन का प्रोसेस स्ट्रांग रहेगा तो इम्प्लॉई टर्नओवर मिनिमाइज रहेगी, और यही है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब इसकी केस स्टडी एग्जाम में आई हुई है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि डायरेक्टर्स बहुत परेशान है कंपनी के बार बार रिजाइन से, कंपनी को बार बार अपना बहुत सारा पैसा ट्रेडिंग पे, सिलेक्शन पे खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल पे ध्यान ही नहीं दे रही। अच्छा, ये काम किसका होता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल पे ध्यान देना है काम किसका? वैसे तो आगे बताऊंगा किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स का। चलो सर अगला आया इनिशिएटिव। क्या बोला? इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव में मैंने लिखा है इनकरेज। किसको इनकरेज करना है? एम्प्लॉयज को। अगर एम्प्लॉयज आपको कुछ सजेशन दे, अरे यार ये सजेशन वाला पॉइंट ये टेलर में भी आया था क्या? टेलर का कौन सा पॉइंट था जहां पे हम एम्प्लॉय को इनकरेज कर रहे थे? क्या टेलर का कोई पॉइंट है जहां पे हम उनको इनकरेज कर रहे थे? क्या बात है सर, बहुत अच्छे हो आप लोग। समझ इनिशिएटिव, बस हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें एम्प्लॉय के सजेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है सर। वहाँ पे मैंने बोला था कीप योर ईयर्स ओपन, ठीक वैसी बातें यहाँ पे भी हुई है, सेम बात है, ठीक। चलो सर लास्ट पे आते हैं। एस्पिरेट डी कॉर्प का मतलब क्या है सर? एस्पिरेट डी कॉर्प टीम वर्क, बस इतनी सी बात है सर। लेकिन यहाँ पे टीम वर्क किसके बीच की बात हो रही है? मैनेजर एंड एम्प्लॉय। सर इसका अच्छा सर ऐसा नहीं लगा आपको कि इसके भी प्रिंसिपल्स और टेलर साहब के भी प्रिंसिपल्स दोनों
मैनेजमेंट और एम्प्लॉय पे ही बेस है? यस सर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय पे ही बेस है। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी चैप्टर खत्म होता है जहाँ पे मैंने इसके सारे पॉइंट खत्म कर दिए। बट फिर भी मैं एक बार आके वापस से आपको ये समझाने की कोशिश कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने आपको अभी गैंग प्लैंक समझाया था, एक बार दोबारा से गैंग प्लैंक देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। मैंने आपको बोला था ए बी सी डी ई, फिर यहाँ पे देखो एफ जी एच आई जी। ठीक, मुझे अगर बात करनी ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। ठीक, उसके बाद वापस चेन कहाँ से शुरू होगी? ई के बाद कहाँ पे आएगा? एफ पे आएगा, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जी। ठीक, ये जो मैंने नाम रखे ना, ये ऑर्डर के हिसाब से भी नाम रखे। लेकिन अगर मान लिया कि सर मैंने ऐसे दो चेन बना लिए हैं, मैंने ऐसे दो चेन बना लिए, दो चेन का मतलब मैंने रखा है ऐसे, अगर मैंने ऐसे रखा है, उस केस में दिख रहा है ए बी सी डी इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन सर ये दोनों सेम लेवल के होंगे। मतलब अगर ए को बात करनी, ए बी से बात करेगा, बी किससे बात करेगा? सी से बात करेगा, सी किससे बात करेगा? डी से बात करेगा, डी किससे बात करेगा? ई से बात करेगा। लेकिन सी डी से बात नहीं कर सकता, उस केस में बी और सी आपस में बात कर पाएंगे। लेकिन अब देखो, अगर मैंने ऐसे ऑर्डर बना दिया ए बी सी डी, तो सर ये गैंग प्लैंक कहाँ लग रहा है? तो गैंग प्लैंक को ना उन्होंने बाद में थोड़ा सा जाके इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया। अब वो देखना सर, ये वाली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी सी डी ई। अब इसको ध्यान से देखना, एफ जी एच आई। अभी समझ में आया क्या? अब इसमें ये दोनों सेम ऑर्डर के हो गए, ये दोनों सेम ऑर्डर के हो गए, सेम रैंक के हो गए। तो यहाँ पे इन दोनों जब आपस में बात करेंगे तो ये भी होगा गैंग प्लैंक, बोले याद रखोगे। लेकिन 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 अगर बात यहाँ तक नहीं पहुँचती है, सीधा सीधा ये लोग इस ऑर्डर में रखते हैं ए बी सी डी ई, तो उस केस में इसका डायरेक्टली इससे बात करना गैंग प्लैंक ही है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हाँ, सेम लाइन पे भी रहेंगे तब, हाँ मैंने ऑर्डर रखा है ना सेम लाइन का। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओ। देखो ये जो है ना, ये ए बी सी डी, ये सब सेम रैंक के लोग हैं। लेकिन जब इस तरीके से ऑर्डर बनाना कि सर ये हो गया टॉप पे, ये उसके नीचे के दो ब्लॉक हो गए, मतलब ये हो गया सीईओ, ये मान लेते सीईओ हो गया, ये इसके नीचे सीओओ हो गया, ये सीएमओ हो गया, उस केस में ये दोनों तो सेम हुए। लेकिन ऐसे वाले में बी ई से बात कर सकता है, लेकिन इस केस में ऐसे बात नहीं हो सकती, बात यहाँ पे सीधे सीधे रैंक में होगी। बोले याद रखोगे गैंग प्लैंक? चलो सर, थैंक यू सो मच। दोबारा बोलो, कौन? सी नहीं, अब देखो सर, सी एफ से बात नहीं कर सकता, नहीं 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 कर सकता। लेकिन अगर आप इसके लिटरेचर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्या नाम है, फ्योल साहब ने स्कोप ओपन रखा है कि सर अर्जेंसी में बात कर सकते हैं, उसको गैंग प्लैंक नहीं बोलेंगे। ठीक है, डन। चलो सर, थैंक यू सो मच।